जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर सेकंड का चैप्टर 4 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है रिमोट सेंसिंग, डेटा प्रोसेसिंग और अनुप्रयोग। इसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। चैप्टर 4 जो हमारा है, इसके पहले के चैप्टर्स अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे चैनल पर विज़िट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए 5th सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर सेकंड क्लासेस के नाम से, या फिर आपको प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ से आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी क्लासेस अच्छे से कराई जाएंगी और जो भी कराई गई हैं वह आप देख सकते हैं। और अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर सभी क्लासेस आपको जो कराई जाती हैं उसकी नोट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिससे आप अच्छे से रिवीजन कर सकें, या फिर आप अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं तो उस पीडीएफ नोट से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वह पूर्णतः यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। सबसे पहले हम जानेंगे इमेज, बिंब क्या होता है। उसके पश्चात हम सुदूर संवेदन द्वारा बनाए गए इमेज का महत्व क्या है, आवश्यकता क्या है, सभी बातों को अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना क्या है, आखिर इमेज होता क्या है। सूचनाओं को, किसी भी सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए चित्र या तस्वीर सबसे सरल, सबसे सुविधाजनक तथा सर्वमान्य साधन है। जैसे कि आपके सामने कोई भी घटना घट रही या कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, तो उसको जब आप एक तस्वीर के माध्यम से अपने दोस्त के पास, अपने या किसी भी रिलेटिव के पास सेंड कर देते हैं, तो वह यहाँ पर हो रहे प्रोग्राम को एक प्रकार से देख सकता है। वह सूचना जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पहुँच जाती है। अगर आप वही बात फ़ोन करके बताएंगे कि यहाँ पर ऐसे शादी हो रही है, यहाँ ये है, ऐसा यहाँ बैठा है, कौन यहाँ बैठा है, वहाँ बैठा है, उसको उतना अच्छे से वह सूचना प्राप्त नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप इमेज के माध्यम से एक बिंब, एक इमेज उसके पास भेज देते हैं, तो वह बहुत ही अच्छे तरीके से उस सूचना को प्राप्त कर लेगा और अच्छे से समझ लेगा। तो यही एक प्रकार से इमेज होता है। उसकी क्या साधन होते हैं, कैसे वह कार्य करता है, आगे देखेंगे। लगभग 75% सूचनाओं को मनुष्य के द्वारा देखकर जानकारी ली जाती है। उपग्रह हमें जो आंकड़े भेजता है उन्हें हम कंप्यूटर की सहायता से चित्र आकृति में प्रस्तुत कर सकते हैं। जो भी हमारा उपग्रह भेजा जाता है, कृत्रिम उपग्रह, वह जो भेजता है हमें आंकड़े, उसको हम एक प्रकार से चित्र के माध्यम से उसको आकृति कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। किसी भी सचित्र प्रदर्शन के लिए इमेज अथवा बिंब एक सामान्य शब्द रस है और विभिन्न भूभागीय विशेषताओं को विद्युत चुंबकीय विकिरण EMR की गहनता के आधार पर अलग अलग श्वेत या श्याम बिंबों में प्रदर्शित किया जाता है, जिनमें अलग अलग चमक होती है। और संवेदक किसी भी दृश्य के अलग अलग तरंगदैर्घ्य बैंडों पर विभिन्न सूचनाओं को उपलब्ध कराता है, जिनका उपयोग बिंबों की रचना के लिए किया जाता है। जब अध्ययनकर्ता द्वारा किसी दृश्य अथवा घटना को देखकर विश्लेषण किया जाता है तो उसे अवलोकन, प्रत्यक्ष ज्ञान या समझ कहते हैं। उपग्रह से प्राप्त सूचनाओं को भी बिंबों में परिवर्तित कर विश्लेषण किया जाता है। उपग्रह के आंकड़ों को कंप्यूटर पर संसाधित कर बिंब तैयार किए जाते हैं और इस प्रक्रिया को कंप्यूटर इमेज प्रकरण कहते हैं। कंप्यूटर विजन, सुदूर संवेदन, आंकड़ों का मशीन द्वारा संसाधन इत्यादि कई नामों से पुकारा जाता है। इमेज के प्रकारों के स्रोत के आधार पर इमेज दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? फोटोग्राफिक फिल्म आकार और दूसरा है डिजिटल आकार। ये दो प्रकार के आपके फिल्म आकार हैं। पहला कौन सा है? फोटोग्राफिक फिल्म आकार। फोटोग्राफिक संवेदक फोटोग्राफिक फिल्म पर इमेज को दर्शाता है। विभिन्न धरातलीय दृश्य विशेषताओं को सुदूर संवेदन तकनीक की सहायता से फोटोग्राफिक फिल्म पर धरातलीय विवरणों की चमक के आधार पर बिंबों को प्रदर्शित किया जाता है। किसी दृश्य के जिस भाग या वस्तु से परावर्तित ऊर्जा अधिक मात्रा में संवेदक तक पहुंचेगी, उस भाग का बिंब अधिक चमकीला या श्वेत दृष्टिगोचर होता है। चमक के आधार पर फोटोग्राफिक फिल्म पर प्रकाश की गहनता अंकित होती है, जो दृश्य निर्माण एवं विश्लेषण में सहायक एक प्रकार से होता है। आगे हम देखेंगे डिजिटल आकार जो हमारा होता है उससे
क्या होता है उसे समझेंगे। डिजिटल इमेज विद्युत चुंबकीय ऑप्टिकल संवेदक द्वारा निर्मित की जाती है। उदाहरण के लिए बहुस्पेक्ट्रल संवेदक धरातलीय विकिरित ऊर्जा की मात्रा को संख्याओं में व्यक्त करता है, जिन्हें डिजिटल नंबर कहा जाता है। बड़ी डिजिटल संख्या जैसे कि 150 अर्थात 150 अधिक मात्रा में विकिरण ऊर्जा को दर्शाती है, जबकि छोटी डिजिटल संख्या जैसे कि 10 जो है वह ऊर्जा की कम मात्रा को दर्शाती है। एक नंबर के आधार पर ऊर्जा की मात्रा को यह दर्शाता है, जो डिजिटल आकार फ्रेमवर्क होता है। डिजिटल इमेज क्या होता है? डिजिटल इमेज जो है वह लघु आकार के समक्षेत्र पिक्चर तत्वों के क्रम में व्यवस्थित की जाती है। डिजिटल इमेज में प्रत्येक छोटे से छोटे तत्व को पिक्सल कहते हैं। जो छोटे छोटे डिजिटल इमेज में तत्व होते हैं उसे पिक्सल कहते हैं। पेल इनका संक्षिप्त नाम है। पिक्सल का जो है संक्षिप्त नाम PEL पेल है। प्रत्येक पिक्सल का मान संख्याओं में होता है, जिन्हें डिजिटल नंबर कहते हैं। पिक्सल धरातल की दूरियों को मीटर तथा किलोमीटर में प्रदर्शित करता है। जो पिक्सल होता है वह दूरियों को एक प्रकार से मीटर और किलोमीटर में प्रदर्शित करता है। पिक्सल का आकार संवेदक के अनुसार भिन्न भिन्न होता है, जिसे विभेदक कहते हैं। पिक्सल का आकार तथा धरातलीय दूरी के अनुपातिक संबंध को ही विभेदन कहते हैं। विभेदन किसे कहते हैं? पिक्सल का जो आकार है तथा उसकी धरातलीय दूरी दोनों का अनुपात जो संबंध है उसे ही विभेदन कहते हैं। डिजिटल मानों को पंक्तियों तथा कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक पिक्चर तत्व अथवा पिक्सल की स्थिति को XY निर्देशांक के आधार पर द्वारा उसका निर्धारित किया जाता है। जैसे X और Y दोनों तरफ की कॉलम और पंक्तियां जो होती हैं, जैसे कि X को आप चौड़ाई, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहे हैं, कोई भी वस्तु है जैसे कि उसको 2 मापना है तो अलग अलग वस्तुएं हैं, तो चौड़ाई को X और लंबाई को Y ऐसा टेबल बना लेंगे और उस सभी वस्तुओं का लिखते चले जाएंगे। उसी प्रकार इसका भी बनता है। हम आगे देखेंगे BIP क्या होता है? बैंड इंटरलीव्ड बाय पिक्सल। इसे बिप भी कहते हैं, जो कि बिप फॉर्मेट के अंतर्गत सभी बैंड के आंकड़ों को एक एक पिक्सल के क्रम के अनुसार लिखा जाता है। जो बिप होता है वह सभी बैंड के आंकड़ों को एक एक पिक्सल क्रम के अनुसार उसमें लिखा जाता है। दूसरा हमारा है बिल, BIL, जो कि बिल कहलाता है, बैंड इंटरलीव्ड बाय लाइन। इस फॉर्मेट में सभी बैंडों के आंकड़ों को एक एक लाइन क्रम में लिखा जाता है। आगे हम देखेंगे, अगला हमारा क्या है? BSQ, बैंड सीक्वेंशियल। बैंड अनुक्रमत्व फॉर्मेट जो होता है, इसमें प्रत्येक बैंड के आंकड़ों को एक फाइल पर लिखा जाता है तथा क्रम में संग्रह किया जाता है। ये 3 प्रकार के एक प्रकार से फॉर्मेट होते हैं और इन्हीं के आधार पर पिक्सलों को लिखा जाता है, मतलब इमेज को लिखा जाता है। दृश्य विश्लेषण क्या होता है? आगे अगला टॉपिक हमारा है दृश्य विश्लेषण। फोटोग्राफिक हार्ड प्रतियों के लक्ष्यों के पहचान तथा उनका वर्गीकरण करना जो है वह दृश्य विश्लेषण कहलाता है। किसी भी फोटोग्राफिक हार्ड जो प्रति होती है, जैसे फ़ोटो की एक हार्ड कॉपी एक सॉफ्ट कॉपी होती है, तो हार्ड कॉपी जो होती है उसके लक्ष्यों के पहचान तथा उनका वर्गीकरण करना ही क्या कहलाता है? दृश्य विश्लेषण कहलाता है, जो कि इमेज विशेषताओं जैसे कि आकार, आभा, प्रतिरूप, आकृति, संगठन, स्थिति, सहसंबंध, छाया तथा पहलू पर आधारित होते हैं। डिजिटल इमेज प्रक्रमण। डिजिटल इमेज प्रक्रमण कंप्यूटर की सहायता से किसी प्राप्त इमेज का परिचालन करना होता है और धरातलीय आकृतियों के उपयुक्त अंतर विश्लेषण तथा व्याख्या के डिजिटल आंकड़ों को विभिन्न एल्गोरिथम पर रखा जाता है। इससे इमेज का उच्चीकरण किया जाता है और वास्तव में उपग्रह से प्राप्त इमेज आंकड़ों को समझने के लिए कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जाता है। कभी इन आंकड़ों को 3 स्पेक्ट्रम बैंडों के संयुक्त रूप में जैसे कि FCC फॉल्स कलर कंपोजिशन तथा कभी अलग अलग स्पेक्ट्रल बैंड इमेज द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसी प्रक्रिया के विभिन्न तकनीकियों का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें डिजिटल इमेज के लाभ क्या होते हैं, तो पहला लाभ है डिजिटल इमेज का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उनमें उच्च रेडियोमेट्रिक विशेषताएं होती हैं। जो डिजिटल इमेज होती हैं उनमें उच्च रेडियोमेट्रिक विशेषताएं होती हैं। डिजिटल आंकड़ों को संचारित, एकत्रित एवं पुनर्प्राप्त किया जा सकता है और इमेज निर्मित आंकड़ों को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। तीसरा लाभ क्या है? डिजिटल इमेज में
प्रयुक्त आंकड़े पुराने नहीं होते, इनके द्वारा किसी भी समय इमेज निर्मित की जा सकती है। इसके विपरीत फोटोग्राफिक इमेज समर्थ के साथ साथ पुरानी होकर नष्ट हो जाती हैं। जो फोटोग्राफिक इमेज होती हैं धीरे धीरे पुरानी हो जाती हैं, लेकिन जो हमारा डिजिटल सिस्टम आ गया है उसके आंकड़े एक प्रकार से कंप्यूटर में हमारे सेव रहते हैं। डिजिटल आंकड़ों को यदि सुरक्षित रखा जाए तो इससे पुनः इमेज तैयार की जा सकती है, जबकि फोटोग्राफिक फिल्म में ऐसा संभव नहीं है। फोटोग्राफिक इमेज के क्या लाभ होते हैं हम देखेंगे। फोटोग्राफिक इमेज में कंप्यूटर पर डिजिटल इमेज की तुलना में धरातलीय विभेदन उत्तम एवं अधिक होता है। अगर हम डिजिटल इमेज से कंपेयर करें तो फोटोग्राफिक इमेज जो होता है उसमें धरातलीय विभेदन उत्तम होती है और अधिक मात्रा में होती है। फोटोग्राफिक इमेज से धरातलीय आकृतियों का पुनर्निर्माण ज्यामितीय दृष्टि से उपयुक्त होता है। फोटोग्राफिक इमेज वृहत पैमाने पर बड़े क्षेत्र को दर्शाती है। फोटोग्राफिक फिल्म को डिजिटलाइजेशन के द्वारा डिजिटल इमेज को फिल्म अंकन के द्वारा और फोटोग्राफिक इमेज में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि डिजिटल एक प्रकार से इमेज होगी, उसको कंपेयर करके, उसको तुलना करके, या फिर दोनों को आपस में बदला भी जा सकता है। प्रतिबिंब व्याख्या का क्या अर्थ होता है। प्रतिबिंब व्याख्या क्या होती है। प्रतिबिंब व्याख्या का अर्थ किसी प्रतिबिंब का अवलोकन करना जिसमें लक्ष्यों की पहचान आसानी से हो सके तथा उनके महत्व को आंका जा सके। एक व्याख्याकर्ता सुदूर संवेदन आंकड़ों, चित्रीय तथा डिजिटल का अध्ययन करता है तथा अपने तार्किक तथ्यों व प्रक्रियाओं के उपयोग से विभिन्न प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक लक्ष्यों की खोज, पहचान, माप तथा मूल्यांकन के महत्व को एक प्रकार से यह जो है स्पष्ट करता है। कौन। प्रतिबिंब व्याख्या। प्रतिबिंब विश्लेषण में लक्ष्यों का धरातलीय प्रतिरूप तथा एक दूसरे से संबंध भी विशेष महत्व रखता है। यह सूचनाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति जो फोटो चित्रों या इमेजरी के किसी भाग को देखता है तथा प्रतिबिंब की पहचान करता है वह एक व्याख्या करता है। एक मृदा विज्ञानी, भूगर्भ शास्त्री या जल विज्ञानी, वन कर्मी या योजनाकार किसी भी ऊर्ध्वाधर दृश्य को पहचान सकते हैं जिन्हें फोटोग्राफ या उपग्रही प्रतिबिंबों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जैसे किसी भी ग्रह या उपग्रह का जब भी कोई इमेज सुदूर संवेदन भेजता है तो क्या होता है, यहाँ पे अनेक लोग बैठे होते हैं, जैसे कि दर्शन शास्त्री, भूगोल के जो वहाँ की मिट्टी को पहचानने के लिए, वहाँ की वायुमंडल तो इमेज से नहीं पहचानी जाएगी। अलग अलग चीज़ों के लोग बैठे होते हैं जो कि इमेज के द्वारा उसको विश्लेषण करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार कोई भी व्याख्याकर्ता लघु विवरणों को ढूंढने में अपनी योग्यता का परिचय देता है। कोई भी व्याख्याकर्ता अपने व्यवसाय तथा विषय के अतिरिक्त वायु, फोटो चित्रों तथा इमेजरी के अध्ययन में भी दक्षता प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर अध्ययन का मुख्य उद्देश्य दृश्य निर्वचन और तकनीकियों, विभिन्न यंत्रों का उपयोग तथा सूचनाओं को निकालने का ज्ञान प्राप्त करता है। प्रतिबिंब व्याख्या के तत्व कौन कौन से होते हैं। प्रतिबिंब व्याख्या के तत्वों में हम देखेंगे सुदूर संवेदन आंकड़ों के सफल तथा प्रभावी प्रयोग के लिए प्रतिबिंब व्याख्या अति आवश्यक है। जैसा कि स्पष्ट है कि फोटो चित्र ऊर्जा प्रबलता के ग्राफिक अभिलेख हैं। प्रतिबिंब स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों में किसी लक्ष्य से परावर्तित, उत्सर्जित या संचालित ऊर्जा का प्रदर्शन है। वायु फोटो चित्रों इमेजरी के उपरोक्त गुण फोटो व्याख्या में सहायक होते हैं, जिसे किसी लक्ष्य को उसके आभा विशेषताओं के कारण पहचाना जा सकता है और किसी लक्ष्य की महत्वपूर्ण विशेषताओं को पहचानने का लाभ भी मिलता है। इस प्रकार अपनी विशेषता महत्ता के कारण प्रतिबिंब व्याख्या के 9 तत्व हैं। कौन कौन से। पहला तत्व है इसमें आकृति। पहला तत्व किसी भी इमेज का क्या है, आकृति। वायु फोटो चित्रों या इमेजरी की व्याख्या में आकृति से महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। किस प्रकार की आकृति वहाँ पर बनी है या किस आकृति की वह इमेज है। प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण के बहुत से लक्षणों की तर्क संगत पहचान केवल उनकी आकृति के कारण की जा सकती है। धरातल पर प्राकृतिक लक्षणों की आकृति जो है वह अनियमित होती है, जबकि मानव द्वारा निर्मित लक्षणों की आकृति नियमित होती है। जो प्राकृतिक लक्षणों की आकृति होती है वह अनियमित एक प्रकार से होती है और जो मानव द्वारा निर्मित लक्षणों की आकृति होती है वह नियमित होती है। उदाहरण के लिए नदी, झीलों, पर्वतों, पठारों इत्यादि की आकृति जो है
वह अनियमित है, जबकि सड़क, रेलमार्ग, नगर, ग्राम, घर इत्यादि नियमित ज्यामितीय आकृति वाले होते हैं। एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार मानव के द्वारा बनाई गई जो लक्षण है वह नियमित होते हैं और प्राकृतिक लक्षण जो हैं वह अनियमित होते हैं। उनके कुछ अपवाद भी हैं जिनका विश्लेषण के साथ अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा हमारा तत्व है आकार। प्रतिबिंबों में बहुत से विवरणों को उनके आकार से पहचाना जाता है। अधिकतर मामलों में किसी लक्ष्य की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आकार तथा क्षेत्र उनकी पहचान में महत्वपूर्ण कारक है। उदाहरण के लिए नगरीय अधिवासों की तुलना में ग्रामीण अधिवास प्रायः छोटे आकार के होते हैं। जो नगरीय अधिवास हैं वह बड़े होते हैं, ग्रामीण जो अधिवास हैं वह छोटे होते हैं। अतः फोटो चित्रों में दोनों की अलग अलग पहचान होती है और इसी प्रकार सड़कों की चौड़ाई, नगरों की चौड़ाई इत्यादि के आधार पर उनके प्रकार को ज्ञात किया जा सकता है। अधिकतर वस्तुओं का मानक आकार निश्चित है, अतः अध्ययनकर्ता अपने ज्ञान के आधार पर विवरणों की पहचान करता है। तीसरा हमारा है आभा या चमक। विभिन्न धरातलीय लक्षण अलग अलग तरंगदैर्घ्य पर ऊर्जा, प्रबलता उत्सर्जित या परावर्तित करते हैं और यही उत्सर्जित एवं परावर्तित प्रकाश की मात्रा फोटो चित्रों इमेजरी पर धूसर रंग की या रंगीन अनेक आभाएं दर्शाती हैं, जिसमें से चित्र में अलग अलग प्रकार की आभाएं, रंग या घनत्व अंकित होते हैं, जिनसे बहुत से धरातलीय लक्षणों में एक दूसरे से भेद स्थापित किया जा सकता है। जैसे कि वहाँ पर चमक कैसी है, उसका कलर कैसा है, मिट्टी का मान लीजिए कलर चेंज रहता है हर एक स्थान का, तो कलर के आधार पर भी उस पर किस प्रकार की चमक पड़ रही है, इन सभी चीज़ों के आधार पर भी इमेज से जो व्याख्या करता होते हैं वह व्याख्या करते हैं अलग अलग चीज़ों का। आभाओं के गहरेपन का अंतर विवरणों की पहचान में बहुत सहायक होता है। उदाहरण के लिए वायु फोटो चित्रों में स्वच्छ जल गहरा धूसर या काला दिखाई देता है, जबकि मटमैला जल हल्का भूरा दिखाई देता है। ये देखिए जैसे कि कलर के माध्यम से भी अलग अलग चीज़ों को हम पहचान सकते हैं। धरातल पर सड़क काली दिखाई देती है, परंतु फोटो चित्रों में उसकी आभा हल्की होती है, क्योंकि सड़क की चिकनी सतह प्रकाश को अधिक मात्रा में परावर्तित करती है और इसी प्रकार रेत का रंग प्रायः सफ़ेद होता है। नमी वाली ज़मीन गहरे रंग की प्रतीत होती है, जबकि शुष्क ज़मीन कम गहरे रंग की प्रतीत होती है। फोटो चित्रों में कृषि फसलों की आभा की गहनता, फसलों के प्रकार, लंबाई तथा उनका पकने का समय इत्यादि पर निर्भर करता है। चौथा हम देखेंगे परछाई। पार्श्व परछाई की सहायता से छुपे हुए विवरणों की भी पहचान की जा सकती है। उदाहरण के लिए किसी इमारत की आकृति या खेतों की सीमा इत्यादि। परछाई की स्थिति से यह पता लगता है कि संबंधित विवरण सामान्य धरातल से ऊंचा है अथवा नीचा है। यदि परछाई विवरण के बाहर है तो विवरण ऊंचा होता है। परछाई की सहायता से वस्तुओं की ऊंचाई का भी अनुमान लगाया जा सकता है। यदि फोटो चित्रों को खींचने का समय तथा उस क्षेत्र का अक्षांशीय विस्तार ज्ञात हो तो विवरणों की परछाई देखकर फोटो चित्रों में दिशाएं ज्ञात की जा सकती हैं। भू आकृतिक अध्ययनों में परछाई विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूक्ष्म उच्चावचन आकृतियों को दिन की अपेक्षा लघु कोणीय सौर प्रदीपन दशाओं में पहचानना सरल होता है। जैसे कि सुबह आप उठते हैं, आपकी परछाई जो है सूर्य के प्रकाश में तिरछी और लंबी बनती है। जैसे कि जैसे जैसे दोपहर होती है, सूर्य हमारे ऊपर आता है तो हमारी आकृति जो है, परछाई जो है वह छोटी होती चली जाती है। तो इस प्रकार से कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं या पहले के लोग हैं वह समय का भी ज्ञान लगाते हैं। जैसे कुछ लोग अनुमान लगाए रहते हैं, हमारे घर के सामने इतनी परछाई आई तो इतने बज गए होंगे। बुजुर्ग लोग ऐसा अनुमान लगाते थे। उसी प्रकार चित्रों में जैसे जैसे दिखाई देता है, उसकी जब अक्षांशीय दशा देख लेते हैं तो परछाई के माध्यम से दिशा का भी पता लगा लेते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर कितना ऊंचा जो चीज़ की परछाई है वह कितने ऊंची है, इन सभी चीज़ों की भी पता लगा लेते हैं। इसलिए व्याख्या की दृष्टि से लंबी परछाई वाले फोटो चित्र जो हैं अच्छे माने जाते हैं। कभी कभी घनी छाया वाले क्षेत्रों में जहाँ पर की अधिक जटिलता रहती है, महत्वपूर्ण आकृतियाँ छुप जाती हैं। मानचित्रों के निर्माण के लिए लघु परछाई वाले फोटो चित्र अधिक उपयोगी होते हैं। पांचवा हम देखेंगे तत्व हमारा क्या है, प्रतिरूप। किसी भी वस्तु अथवा धरातलीय आकृतियों का धरातलीय विन्यास या क्रम जो है
वह प्रतिरूप कहलाता है। प्रतिरूप किसे कहते हैं? जो कोई भी वस्तु हो या धरातलीय आकृति हो, उसका धरातलीय विन्यास या क्रम जो है वह क्या कहलाता है? प्रतिरूप कहलाता है। फोटोचित्र अथवा इमेजरी में प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक आकृतियों का पुनरावृत्तिक प्रतिरूप सामान्य रूप से देखा जाता है। अधिकतर बिंब जो है वह व्याख्या का प्रमुख उद्देश्य जटिल आकृतियों का विश्लेषण एवं मानचित्र करना होता है। प्रतिरूपों की सहायता से भूगर्भिक संरचनाओं जैसे कि भ्रंश, वलन, लिनियामेंट, धरातलीय आकृतियां जैसे कि नदी, घाटी और समुद्री तटीय भ्रंशित घाटी इत्यादि तथा कृषि फार्मों व बागों का अध्ययन बहुत उपयुक्त रूप से किया जा सकता है। छठा हमारा है गठन। फोटोचित्र अथवा इमेजरी में चमक अंतरों की आवृत्तियों का प्रतिरूप जो है वह गठन कहलाता है। गठन किसे कहते हैं? फोटोचित्र या इमेजरी में जो चमक अंतर होते हैं उनकी आवृत्ति के प्रतिरूप को ही गठन कहते हैं। गठन एक अति महत्वपूर्ण बिंब विशेषता है जो कि आभा या चमक के साथ निकट संबंधी रहती है। इसके पहले हमने एक तत्व आपको आभा या चमक बताया था, उसके निकट संबंधी यह गठन होता है। इसकी विशेषता यह है कि सूक्ष्म आभा प्रतिरूपों की सहायता से किन्हीं दो समान आभा वाले क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है और किसी वस्तु की आभा उसके गठन से संबंधित होती है। यह गठन कई प्रकार का होता है, जैसे कि एक समान चिकना, लहरदार, चितकबरा, रेखीय, धारीदार तथा अनियमित। ये सभी क्या हैं? गठन के प्रकार हैं। गठन का विश्लेषण व्याख्याकर्ता पर निर्भर करता है। अलग अलग व्याख्याकर्ता इस शब्द का उपयोग अलग अलग प्रकार से करते हैं। लक्ष्यों की पहचान तथा सह संबंध में गठन एकमात्र मानदंड है जो बिंबों की व्याख्या में प्रयोग किया जाता है। कभी कभी एक ही वस्तु के अलग अलग भेद स्थापित करने में गठन का उपयोग अधिक सैद्धांतिक माना जाता है। जैसे कि दो शैल इकाइयों की आभा समान हो सकती है परंतु उनका गठन जो है वह अलग अलग होता है। इस प्रकार गठन की सहायता में दो प्रकार के शैलों में अंतर दर्शाया जाता है। सातवां हमारा तत्व है बसाव। बसाव स्थिति क्या होती है? प्रतिबिंब व्याख्या के निरंतर बढ़ती हुई अवस्था में किसी वस्तु या लक्ष्य की वसाव स्थिति का अध्ययन तथा उसकी पहचान करना अति महत्वपूर्ण होता है। बस आप ध्यान से सुनते रहिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यह चैप्टर समझ में आ रहा होगा। और जो बातें न समझ में आया आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमने बार बार कहा है, आपको रिप्लाई किया जाएगा, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे तो वहाँ से लेकर आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया करिए जिससे वीडियो दूर तक मतलब सभी लोगों तक पहुंच सके। चलिए आगे देखते हैं। धरातलीय आकृतियों के विभिन्न लक्षणों में किसी लक्ष्य की वसाव स्थिति के आधार पर पहचान की जा सकती है। केवल इतना ही नहीं, विभिन्न लक्ष्यों की पहचान तथा वर्गीकरण उनके पिक्चर तत्व के आधार पर की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे कुछ वृक्ष प्रजातियां अन्य प्रजातियों की तुलना में कुछ विशेष धरातलीय स्थिति में ही पाई जाती हैं। इसी प्रकार कई सांस्कृतिक लक्षणों की व्याख्या उनकी वसाव स्थिति के अवलोकन से की जा सकती है। आठवां तत्व हमारा है साहचर्य। किसी क्षेत्र में एक वस्तु का दूसरे वस्तुओं से साहचर्य या आपसी संबंध होता है जिसके आधार पर उनकी अलग अलग पहचान की जा सकती है। उदाहरण के लिए किसी औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न समूहों व पहचान युक्त संस्थाओं का साहचर्य होता है जो कि स्थानीय औद्योगिकी इकाई के निर्धारण में सहायक होती है। इसी प्रकार एक से अधिक लंबी लंबी चिमनियाँ, विशाल भवन, वाहक यंत्र, शीतल करने वाली मीनार तथा ठोस ईंधन के ढेर इत्यादि इस बात की पहचान करने में सहायक होते हैं कि अमुक स्थान पर कोई तापीय बिजली घर स्थित है। यदि फोटो चित्रों में कोई बड़ा जलाशय है तथा उससे कोई नहर निकली है तो उसे उस बांध या विद्युत घर होने का अनुमान लगाया जाता है। इसी प्रकार आवासीय क्षेत्रों में कॉलोनी, गंदी बस्तियां, हवाई पट्टियां इत्यादि के होने के संकेत जो हैं वह मिल जाते हैं। हमारा आखिरी तत्व जो है वह विभेदन है। किसी संवेदक प्रणाली की क्षमता का अनुमान उसके विभेदन से लगाया जा सकता है। दो आपस में मिले हुए वस्तुओं को अलग अलग करता है। विभेदन जो है वह दूर संवेदन प्रणाली के कई पहलुओं पर निर्भर करता है जिसके अंतर्गत इसकी प्रकृति, इसकी खाका, उत्तमता तथा प्राप्त आंकड़ों के प्रक्रियन आदि आते हैं।
कुछ आकृतियां जो हैं इतनी छोटी होने पर भी स्पष्ट विभेदन युक्त होती हैं और किसी भी व्याख्या वार्ता को विभिन्न सुदूर संवेदन आंकड़ों के विभेदन के बारे में उपयुक्त ज्ञान होता है। तो हमने आपको यहाँ पर क्या बताया, इमेज के बारे में और प्रतिबिंब व्याख्या क्या होती है और उसके क्या तत्व होते हैं, किस प्रकार हम पहचान सकते हैं, कितने व्याख्याकर्ता किन किन आधारों पर इमेज जो बन के हमें सुदूर संवेदन से प्राप्त होती है वह उसकी व्याख्या किन किन आधारों पर करते हैं। तो आपका जो चैप्टर है यह समाप्त होता है। आगे हम अगला चैप्टर जो 5 है इसमें हम डाटा प्रोसेसिंग ही पढ़ पाए हैं, इमेज के बारे में ही पढ़ पाए हैं। तो अगले चैप्टर में हम रिमोट सेंसिंग अर्थात सुदूर संवेदन के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका चैप्टर 5 होगा। तो चैनल पर बने रहिए, वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, टेलीग्राम से लेकर आप रिवीजन अवश्य कर लीजिएगा जिससे अच्छे से तैयार हो जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।